हेलो दोस्तों, नमस्कार। बलराम आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में एडुटेरिया का जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो 15 जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, इस 15 मॉडल प्रैक्टिस सेटों में से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आज मॉडल सेट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। और इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 150 तक के टोटल प्रश्नों के ऊपर हम लोग फुल्ली विस्तार पूर्वक क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कशन करेंगे। और फिर हम लोग एक एक दिन करके ये जो 15 मॉडल सेट है उसको भी समाप्त कर लेंगे, ताकि आने वाले जो आगामी परीक्षा 67वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा दोस्तों, इसमें आपको इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर एक बहुत बड़ी पकड़ बना रहे और आप इस एग्ज़ाम में फाइनल रूप से सेलेक्टेड हो दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना होगा। एक एक प्रश्नों को विस्तार में आपको डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। और ये जो मॉडल सेट है दोस्तों, प्रतिदिन आपको मॉडल सेट 1 मॉडल सेट 2 करके ऐसे ऐसे करते करते हम लोग 15 जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट को फुल्ली विस्तार पूर्वक डिस्कशन के रूप में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि आज का जो हमारा जो पहला जो मॉडल सेट नंबर 1, इस सेट में हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है कि वो संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा राज्यसभा और लोकसभा दोनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है दोस्तों, तो वो है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को है दोस्तों। और ये बात अनुच्छेद 108 में कहा गया है। अभी तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। एक प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों कि जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं तो उस अधिवेशन अर्थात उस बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है दोस्तों, तो वो करता है लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, वो करेंगे उस अधिवेशन अर्थात उस बैठक की अध्यक्षता। अभी तक कुल दोस्तों 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहले दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959, जिसकी बैठक 1961 में हुआ था। दूसरा दोस्तों बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977, जिसकी बैठक 1978 में किया गया था। और तीसरा है दोस्तों आतंकवाद निवारक अध्यादेश, जिसको पोटो के नाम से भी जाना जाता है, 2002, जिसकी बैठक दोस्तों 2002 में किया गया था। तो ये इसका फुल दोस्तों व्याख्या है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपसे किया जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन नहीं होते दोस्तों, अर्थात राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें कोई से निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को देखें, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो ये तो रहेंगे ही, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी रहेंगे, ये भी सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी रहेंगे, लेकिन राज्य विधान परिषद के जो सदस्य है दोस्तों ये नहीं रहेंगे। तो इसका गलत आंसर क्या है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रश्न कह रहा था कि कौन निर्वाचक मंडल के सदस्य में शामिल नहीं होते हैं, तो वो कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन डी, राज्य के विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों से विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तथा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश, जितने नहीं दोस्तों, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से केवल दिल्ली, जम्मू कश्मीर एवं पुदुचेरी के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे दोस्तों। तो ये इसका फुल विस्तार पूर्वक व्याख्या दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों
कि नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। जी हाँ दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में इन दिए गए 5 ऑप्शनों में से कौन सा कथन गलत है, इसको आपको चुनना है। तो हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं, खुद ही पता चला जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। जी हाँ दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को जो उल्लेख है वो संविधान के भाग कितना में दोस्तों, भाग 4 में। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, ये भी सही है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों, तो वो लिया गया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान की अनोखी विशेषता कहा, ये भी सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए, कहता है इन्हें लागू करने के लिए, इन्हें अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है दोस्तों। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसको लागू कराने के लिए जो कोर्ट है वो वाद योग्य नहीं है दोस्तों, इसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है दोस्तों? तो बताइए जल्दी से, आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे किस समिति ने दोस्तों, तो किस समिति ने किया था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एल.एम. सिंघवी समिति ने दोस्तों। कौन दोस्तों? एल.एम. सिंघवी समिति ने क्या किया दोस्तों, पंचायती राज से ये संबंधित है। और वर्ष 1986 ईस्वी में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने क्या किया दोस्तों, पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की है। पंचायतों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और इस समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन किया गया था। अर्थात एक प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो समिति पंचायतों से संबंधित है दोस्तों। किससे? पंचायत समिति पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया दोस्तों? तो ये जोड़ा गया दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों? तो ये होता है 1976 अर्थात 1976 में होता है दोस्तों। तो इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि शुरुआती दौर में अर्थात मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन हमारे संविधान में एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन। ये संशोधन दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे होता है और इसके अंतर्गत हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और किस समिति की सिफारिश पे दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। और कब दोस्तों? 1976 में। इस प्रकार 1976 तक हमारे संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जा चुका है, 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो दोस्तों। और 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है दोस्तों कि प्रत्येक माता पिता एवं पेरेंट्स को यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस से दोस्तों। किससे लिया गया दोस्तों? रूस से। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान है दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के जो बीच जो बंटवारा है उससे संबंधित बात संविधान के भाग 12 में कहा गया दोस्तों। ठीक है, और केंद्र और राज्य के जो बीच वित्तीय उपबंधों का विस्तृत ब्यौरा भाग 12 में शामिल है, जिसका आर्टिकल है दोस्तों अर्थात अनुच्छेद 268 से लेकर 300 के ए के तहत क्या किया गया दोस्तों? इसका वर्णन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय उपबंध है उसका ब्यौरा दोस्तों अनुच्छेद 268 से 300 ए के बीच में किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों? संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत संसद है जो कानून बनाने का उसको अधिकार दिया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 253 के तहत संविधान जो है संविधान के अनुच्छेद जो 253 है उसके अंतर्गत संसद को कानून बनाने का शक्ति प्रदान है दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत ये कानून बना सकते हैं संविधान के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में ये हुआ था। दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। ठीक है, अर्थात संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए इसी को सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है दोस्तों। अगले प्रश्नों की ओर। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय परियोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है। मतलब संविधान के भाग 17 में जो देश के शासकीय परियोजनों के लिए जो प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, अर्थात भारतीय अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है ये भाग 17 के शासकीय परियोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1966 ईस्वी में गठित हुआ था प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मोरारजी देसाई। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई थे इनके अध्यक्ष। अगले प्रश्नों की ओर। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। राज्यपाल के संबंध में गलत कथनों को चुनना है दोस्तों। तो यहाँ पे ये कूट दिया गया है और इस कूट में को आपको चुनना है। पहला कह रहा है यहाँ पे कि वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है दोस्तों। राज्यपाल का जो वेतन है मंथली है पेमेंट है वो भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है, ना कि राज्य सरकार की संचित निधि से। लेकिन तीसरा कह रहा है दोस्तों कि पेंशन है जो अर्थात राज्यपाल को पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये भी गलत है दोस्तों। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ये क्या है? सॉरी, ये गलत नहीं है, ये सही है दोस्तों। ये क्या है? सही है। इसको आपको क्या मारना है दोस्तों? सही मारना है। ठीक है, चलिए ये क्या है दोस्तों? पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है। पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है दोस्तों। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि राज्यपाल को जो वेतन है राज्यपाल को दिया जाता है भारत के संचित निधि कोष से, लेकिन पेंशन दिया जाता है राज्य सरकार के संचित निधि कोष से। ठीक है दोस्तों, संचित निधि कोष से दिया जाता है। तो ये जो क्या है ऑप्शन 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 कौन में है दोस्तों? सी में, अर्थात इसका करेक्ट जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 2 एवं 3। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों
आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया था दोस्तों? तो आर्थिक आधार पे आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया दोस्तों? तो ये हाल फिलहाल का ही घटना है दोस्तों, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है दोस्तों। 103वें संशोधन द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को स्वीकार किया गया। ये घटना दोस्तों 12 जनवरी 2019 को वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या किए, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को सहमति प्रदान की और 124वें संविधान संशोधन जो विधेयक 2019 था, इसको ही राष्ट्रपति के सहमति प्राप्त होने के बाद 103वां संशोधन अधिनियम के नाम से जाना गया। अर्थात 124वां जो संविधान संशोधन विधेयक था, इसी को 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना गया। ये जो अधिनियम था दोस्तों, उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और क्या दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का व्यवस्था करता है दोस्तों। ठीक है, गरीब बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने की बात कही गई है इस अधिनियम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। किस शासक को उसके सिक्कों पर बीना लिए हुए अंकित किया गया है? अर्थात वो कौन से राजा थे जिसको उसके सिक्के पर हाथ में बीना लिए हुए फिगर बनाया गया है? तो वो कौन थे शासक दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समुद्रगुप्त। अर्थात समुद्रगुप्त जो थे, इसकी गरुड़ अंकित मुद्रा पर उसे बीना वादन करते हुए देखा गया है। और समुद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रतापी राजा थे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रतापी राजा थे। उसने कभी भी पराजय का सामना नहीं किया था दोस्तों। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने स्मिथ ने क्या किया दोस्तों, इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा दोस्तों। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था दोस्तों? बताइए जल्दी से। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित कहने का मतलब है दोस्तों जीवन भर वो अविवाहित रहते थे, अर्थात मैरिज नहीं करते थे। तो इन कन्याओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन कन्याओं को कहा जाता है अमाजू कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? अमाजू कहा जाता है। बहतू लड़की के विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार था दोस्तों। ये जो बहतू आप देख रहे हैं, ये जब लड़की वैदिक काल में जब लड़की का शादी होता था तो जो विदाई होता था, विदाई के समय जो उपहार दिया जाता था उसी को बहतू कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के जो बीच का समय था, इसी को वैदिक काल कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न आता है कि वैदिक काल कब से कब तक के समय को कहा जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 जो ईसा पूर्व है, इसके बीच के समय को वैदिक काल कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न, ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ दोस्तों? अर्थात ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नबदा टोली। क्या है दोस्तों? नबदा टोली से मिला है। नबदा टोली जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है दोस्तों। कौन से नदी के किनारे है दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे है नबदा टोली। यही से क्या दोस्तों, अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 14वीं सदी पूर्व का बोगा जकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 14वीं सदी पूर्व का बोगा जकोई जो अभिलेख है दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ये प्राप्त हुआ था एशिया माइनर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी पूर्व का बोगा जकोई अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि एशिया माइनर क्षेत्र से प्राप्त हुआ, जो कि तुर्की में है। यह अभिलेख दोस्तों 1400 ईस्वी पूर्व का है। इस अभिलेख से यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों का मूल प्रदेश, अर्थात आर्यों का जो मुख्य निवास स्थान था दोस्तों, वो मध्य एशिया था। ठीक है, ये था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की दोस्तों? तो ये थे राजेंद्र प्रथम।
राजेंद्र प्रथम संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किए थे दोस्तों, लेकिन सर्वप्रथम श्रीलंका पर विजय राज प्रथम ने पाई थी। कौन दोस्तों? राज प्रथम ने सबसे पहले श्रीलंका के ऊपर विजय प्राप्त की थी, लेकिन ये श्रीलंका के संपूर्ण हिस्सों पर विजय प्राप्त नहीं किया था, सिर्फ श्रीलंका पे विजय प्राप्त किया था। लेकिन राजेंद्र प्रथम जो है संपूर्ण श्रीलंका के ऊपर विजय प्राप्त किए थे, ठीक है, जो कि सबसे पहले ये राजा थे। अब उसके बाद आता है दोस्तों कि चोल वंश की स्थापना 19वीं शताब्दी में विजयालय ने की थी। चोल वंश का जो स्थापना है किसने किया था दोस्तों? विजयालय। कौन दोस्तों? नाम आप लोग लिख लेंगे, विजयालय। कौन दोस्तों? विद्यालय नहीं बोल रहे हैं, विजयालय बोल रहे हैं। और 19वीं शताब्दी में होता है दोस्तों। कब होता? 19वीं शताब्दी में होता। क्या होता है दोस्तों? चोल वंश का स्थापना होता है। चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता स्थानीय स्वशासन थी, अर्थात चोल वंश में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी दोस्तों। अगले प्रश्नों की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। क्यों राइट आंसर है दोस्तों? क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसके तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खान पैलेस पुणे में रखा गया था। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब आदि ने आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था। कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक इसमें होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो न्याय दर्शक के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो कौन है दोस्तों? गौतम है। अब आप लोग गौतम बुद्ध नहीं समझेंगे, ये न्याय दर्शन के रचयिता थे महर्षि अक्षपाद गौतम। गौतम का पूरा नाम क्या था? महर्षि अक्षपाद गौतम। न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है जो दोस्तों वो गौतम का न्याय सूत्र है। गौतम के न्याय सूत्र न्याय दर्शन का सबसे प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। अगले प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किस संगठन को बदल के रखा गया 1885 में? तो ये है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ को ही क्या किया गया दोस्तों? भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे A.O. ह्यूम। कौन थे दोस्तों? A.O. ह्यूम ने 1884 में क्या किए थे? 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको इंडियन नेशनल यूनियन भी कहते हैं, इसकी स्थापना की थी। यानी A.O. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके प्रथम अधिवेशन की शुरुआत 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसी संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बिल्कुल सही है दोस्तों। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। जापान की सहायता से नहीं बल्कि जर्मनी के सहायता से। किसके सहायता से दोस्तों? जर्मनी के विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। इस सेंटर से क्या होता था? आज़ादी के पर्चे छापे जाते थे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने क्या किया था? आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, लेकिन उसके बाद क्या किया? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व है वो किसने किया था दोस्तों? तो वो किया था रास बिहारी बोस ने। कब दोस्तों? 4 जुलाई 1943 को। लेकिन
इसको बाद में फिर रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। इसलिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल, क्योंकि प्रश्न हमारा कह रहा था सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो बी गलत है, क्योंकि जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन नहीं किया गया था, जर्मनी के सहायता से किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? तो मसस्त जागीर की शुरुआत किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था औरंगजेब ने। किसने किया था दोस्तों? औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता जो है दोस्तों, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोरक्को के ये निवासी थे इब्न बतूता। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था दोस्तों? 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोरक्को के निवासी थे इब्न बतूता। वह भारत में 1333 से लेकर 1342 तक रहा था और उसकी यात्रा वृत्तांत का जो किताब है उसका नाम है दोस्तों उल रेहला। क्या नाम है दोस्तों? उल रेहला। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत का जो किताब है उस किताब का नाम क्या है दोस्तों? तो उल रेहला नाम है, जिसमें सल्तनत काल में डाक व्यवस्था के बारे में जम के लिखा गया है। अगले प्रश्नों की ओर, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर किसके द्वारा बम हमले में किसे फांसी दी गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। क्यों दोस्तों? क्योंकि उपरोक्त सभी को दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी, अर्थात बसंत कुमार बिश्वास को भी, अवध बिहारी को भी, बाल मुकुंद को भी, मास्टर अमित चंद को भी दिया गया था। 23 दिसंबर 1912 को राजधानी को बदल के दिन परिवर्तन के दिन, अर्थात 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन किया जा रहा था। उसी के दिन लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटिश शाही राजवंश अपने परिजनों के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। प्रवेश के समय बसंत बिश्वास एवं जो मनमथ नाथ थे इनके द्वारा बम फेंका गया और षड्यंत्र के सूत्रधार रास बिहारी बोस जापान चले गए थे। अर्थात ये षड्यंत्र रचने के लिए रास बिहारी बोस गए थे जो कि जापान चले गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 25वां हमारा प्रश्न है दोस्तों कि 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले तो इसको आप लोग पढ़े, जो सही है उसको सही करते जाए, जो गलत है उसको गलत करे। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, रॉलेट एक्ट को विरोध करने के लिए सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर में क्या किया जा रहा था दोस्तों? एक सभा चलाया जा रहा था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई। जी हाँ दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो फायरिंग किया गया था तो वो जनरल डायर ने ही करवाया था, जो कि शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवा दी थी। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित हुई थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी भी गठित किया गया था। लेकिन यहाँ पे कह रहा जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई। यानी कहने का मतलब है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से अंग्रेज़ तो खुश हो गया था, तो क्या खुश होकर जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, अर्थात भारत के सरकारी जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए इसको किसी अधिकारी के रूप में चुना गया? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि इसको क्या किया गया, जनरल डायर को ब्रिटिश संसद में उसकी प्रशंसा की गई और उसे सॉर्ड ऑफ ऑनर उपाधि से सम्मानित कर दिया गया और इसको में ब्रिटिश भेज दिया गया था दोस्तों। भारत में ये नहीं रहे थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये भारत में नहीं रहे, ब्रिटिश इसको भेज दिया गया था। तो अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अभी तक हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा है और इस वीडियो में हम लोग पूरे 150 प्रश्नों का जो मॉडल सेट प्रैक्टिस है उसको हम लोग देखने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? तो किस नेता ने कहा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फर खान ने। किसने कहा था दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फर खान ने। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फर खान ने कहा था कि विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात ये मानते हैं और ये कहते हैं कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। अगले प्रश्नों की ओर, विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था दोस्तों? अर्थात विजयनगर साम्राज्य में 58 किसे कहा जाता था दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था दोस्तों। किसे कहा जाता था? राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था और भूमि कर को यहाँ पे शिष्ट कहा जाता था। भूमि कर को यहाँ पे क्या कहा जाता था दोस्तों? शिष्ट कहा जाता था। क्या? शिष्ट कहा जाता था भूमि कर को यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्नों की ओर, सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो किसने मिलाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक। कौन दोस्तों? गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। अगले प्रश्नों की ओर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो 1857 के क्रांति के समय दोस्तों अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा सहायता किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था दोस्तों ग्वालियर के सिंधियों ने। कौन दिया था दोस्तों? ग्वालियर के सिंधियों ने क्या किया? अंग्रेजों को सर्वाधिक मदद की। कैनिंग ने कहा था, जो कि ब्रिटेन का था कैनिंग, इसका कहना था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल करना होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो थे ग्वालियर के सिंधिया जो लोग था वो अंग्रेज़ों को सहायता दे रहा था, इसीलिए वो भारत में टिका हुआ था। अर्थात अगर ये सहायता देना बंद कर देता तो अंग्रेज़ जल्द ही हमारे भारत से चला जाता। अगले प्रश्नों की ओर, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। और मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही है दोस्तों। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना का भी राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले ही। अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था दोस्तों? तो अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था दोस्तों? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन से था, जिसकी शुरुआत अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन कब से होता दोस्तों? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के जो बाकी जो सत्र बचा हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी और इस आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। अरुणा आसफ अली को 1997 में भारत रत्न सम्मान मिला था दोस्तों। 1997 में अरुणा जो आसफ अली थे उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्नों की ओर, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे कौन दोस्तों? राजा राम मोहन राय थे कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के क्या दोस्तों? संस्थापक। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1817 में हुई थी। 1855 ईस्वी में इसको क्या कर दिया था दोस्तों? इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था। 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, जबकि 1855 में इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये किए थे विनायक दामोदर सावरकर। कौन किए थे दोस्तों? विनायक दामोदर सावरकर है जो मित्र मेला संघ की स्थापना की थी दोस्तों। और ये कब हुआ था दोस्तों? 1889 में नासिक में। कहाँ हुआ था दोस्तों? 1889 में
नासिक में मित्र मेला की स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों। और 1904 में यही संस्था जो है अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया, अर्थात 1904 में मित्र मेला को ही अभिनव भारत के रूप में जाना गया दोस्तों। अगले प्रश्नों की ओर। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित की थी दोस्तों? तो किसने घोषित किया था दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने घोषित किए थे। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की दोस्तों? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो ये किए थे महात्मा गांधी। किसने किए थे दोस्तों? महात्मा गांधी किए थे। और कब हुआ था दोस्तों? 1918 में किया गया था। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व भी किया था। साथ ही श्रमिक आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी दोस्तों। तो क्वेश्चन आएगा कि एटक की स्थापना कब होता? तो 31 अक्टूबर 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा होता है। अगले प्रश्नों की ओर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी किए थे दोस्तों। ठीक है, महात्मा गांधी किए थे, जिसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। अर्थात कांग्रेस के एक ही प्रतिनिधि थे, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके बाद गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल हुई। अर्थात गांधी इरविन समझौता के बाद से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल हुई थी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन है जो दोस्तों 1932 में आयोजित हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन है जो दोस्तों कब हुआ था? 1932 में। जबकि पहला गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1931 में किया गया था। पहला नहीं दोस्तों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा है जो दोस्तों 1932 में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने उन्हें देशभक्तों या फिर देशभक्त कहा था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त के नाम से पुकारे थे। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को है, इसीलिए प्रत्येक 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया गया। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी बस आप ये जानें कि 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, जो कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस है। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच अंतिम युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? तो 1799 में। ये आपको पता ही होगा। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे ये, और वह खुद को नागरिक टीपू भी कहा करते थे। फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद से उसने अपनी सेना का गठन यूरोपीय शैली में कर लिया था। तो ये इसका व्याख्या है। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? अर्थात इसमें से कौन जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था दोस्तों? तो ये भेजे थे कौन दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विंस्टन चर्चिल। कौन दोस्तों? विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी। इसी ने क्या किया? 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो क्वेश्चन आता कि क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया दोस्तों? 1942 में। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा। चर्चिल को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय, अर्थात जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिला था, आज़ादी मिला था, उस समय क्लीमेंट रिचर्ड इटली नहीं दोस्तों, एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था। क्लीमेंट रिचर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था भारत के स्वतंत्रता के समय। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता कब संपन्न हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है।
5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी जितने भी राजनीतिक बंदी थे उनकी रिहाई पर सहमति बनाया गया था। साथ ही भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार भी दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत ही भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार भी मिला था। और साथ ही जो लोग हिंसात्मक भावना के लोग नहीं थे, उन जो जिन्हें बंदी बनाया गया था, तो बिना हिंसात्मक भावना वाले लोगों को बंदी से रिहाई करने पे सहमति बनी थी, जो अहिंसावादी लोग थे उनकी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 1931 को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे कौन दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली कहने का मतलब है ये दोस्तों, ये कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है, संचालन है, प्रबंधन है एवं नियंत्रण है, ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये दोस्तों इनमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों दोस्तों? क्योंकि केंद्रीय बैंक के द्वारा भी किया जा सकता है और केंद्रीय इकाई द्वारा भी किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, केंद्रीय बैंक के द्वारा भी और केंद्रीय इकाइयों के द्वारा भी। क्यों क्यों दोस्तों? क्योंकि सरकार या राज्य या केंद्रीय इकाई द्वारा इसकी संपादित की जा सकती है। क्योंकि ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार की भूमिका काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, जबकि पूंजीवादी में पूंजीवादी का मतलब होता है दोस्तों निजी संपत्ति, अर्थात कहने का मतलब है इसमें सरकार की भूमिका ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन समाजवादी में सरकार की भूमिका होती है। तो केंद्रीय बैंक सरकार का होता है तो केंद्रीय बैंक भी इसमें हस्तक्षेप करेगा और केंद्रीय इकाई द्वारा भी किया जाएगा। अगले प्रश्नों की ओर। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है? तो कितनी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2250 कैलोरी। कितना दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 2250 कैलोरी। निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बच्चे हैं जो ये जो सूचियों का सही मिलान करने वाले हैं उन्हें छोड़ देते हैं। उन्हें ये पता नहीं लगता है कि इसे हम कैसे बनाएं। बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसको मैच करना बेहद ही आसान है। जैसे केसर की बात करें तो केसर है जो दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है केसर का दोस्तों? तो केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है जम्मू कश्मीर। तो आप इसको ऐसे मिलान कर दे, केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर होता है। काली मिर्च दोस्तों, तो काली मिर्च केरल, तो इसको ऐसे मिला दीजिए। उसके बाद हल्दी की बात करें तो हल्दी है जो दोस्तों आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। जीरा की बात करें तो जीरा है जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों कि जो पहला है यानी पहला जो है, पहला का हो गया 4, अर्थात पहला का 4 हो गया। दूसरा का क्या हो गया दोस्तों? दूसरा का हो गया तीसरा। क्या हो गया दोस्तों? दूसरा का तीसरा। और तीसरा का हो गया पहला। तीसरा का क्या हो गया दोस्तों? पहला। ठीक है, और चौथा का क्या हो गया दोस्तों? सॉरी, तीसरा का पहला नहीं हुआ, जबकि तीसरा का क्या हो गया दोस्तों? तीसरा का दूसरा है। तीसरा का दूसरा है और चौथा का है पहला। ठीक है, चौथा का पहला। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन है जिसमें पहला का चौथा दिया गया है, दूसरा का तीसरा दिया गया, तीसरा का दूसरा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिए, पहला का चौथा है। क्या है दोस्तों? पहला का चौथा। तो यहाँ पे देखिए पहला का चौथा, ये सही है। दूसरा का तीसरा, तो दूसरा का तीसरा भी सही है दोस्तों। उसके बाद तीसरा का दूसरा, तो तीसरा का दूसरा भी सही है। और चौथा का पहला, तो चौथा का पहला भी, अर्थात बी नंबर सही है दोस्तों। अगले प्रश्नों की ओर। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो किस कीमत को दोस्तों किसानों के लिए बीमा की संज्ञा दी जाती है दोस्तों? तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य को
न्यूनतम समर्थन मूल्य को। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड भी कहते हैं, इसकी स्थापना किस समिति के अनुशंसा पे की गई है? तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पे दोस्तों? तो ये किया गया था शिवरामन सी समिति के अनुशंसा पे। शिवरामन सी समिति के अनुशंसा पे नाबार्ड का स्थापना किया गया था दोस्तों। और इसकी स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया था शिवरामन सी समिति के नेतृत्व में, अर्थात इन्हीं के अनुशंसा पे कराया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न दोस्तों फिर से सुमेलित करने वाला आ गया, काफ़ी इजी है दोस्तों। कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनमें से बहुत सारा है जो सम्मिलित नहीं है। क्योंकि हरित क्रांति, तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, ये तो सही है, लेकिन पीली क्रांति मक्का से नहीं है दोस्तों, ये गलत है। पीली क्रांति तिलहन से है दोस्तों। पीली क्रांति किससे? तिलहन से। श्वेत क्रांति दोस्तों दूध से है, आपको पता ही होगा। कृष्ण क्रांति जो है ना दोस्तों, वो पेट्रोलियम से संबंधित है। तो ये इस प्रकार इसमें से बहुत सारा ऑप्शन गलत है, तो इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ये ई सही है। उसके बाद कुछ और भी अन्य चीज़ें जाने, जैसे गोल्ड संबंधी जो है वो आलू से संबंधित है। गुलाबी जो क्रांति है वो किससे संबंधित है दोस्तों? झींगा एवं प्याज से संबंधित है। धूसर जो क्रांति है उर्वरक से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी से संबंधित है दोस्तों। अगले प्रश्नों की ओर, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया दोस्तों? तो भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से दोस्तों? तो सोवियत संघ की सहायता से। किस देश की सहायता से दोस्तों? सोवियत संघ की सहायता से। और ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जबकि दुर्गापुर में जो इस्पात संयंत्र है जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये बनाया गया था ब्रिटेन की सहायता से। और राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, इसके अंतर्गत जो ये इस्पात संयंत्र बनाया गया है, ये बनाया गया है दोस्तों किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से बनाया गया है, जर्मनी की सहायता से। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन है? तो निम्नलिखित में से मुद्रा निकट प्रतिस्थापन अर्थात संनिग्ध मुद्रा कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। क्यों दोस्तों? क्योंकि बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण पत्र जिसको डिवेंचर भी कहते हैं, बैंकों की कुल जमा राशियाँ, कंपनियों के शेयर, ये सब जितने हैं दोस्तों ये मूल्य का संचय करता है, इसीलिए ये मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन करते हैं। इनको ही संनिग्ध मुद्रा कहा जाता है। अगले प्रश्नों की ओर, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? अर्थात दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय, कीमतें कहने का मतलब है दोस्तों कि पी, यहाँ पे पी है, और एक है दोस्तों मौद्रिक आय, अर्थात यहाँ पे इनकम हो गया। ठीक है, ये है, कहता है यहाँ पे कि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए, यानी ये भी दो हो गया और ये भी दो हो गया। ठीक है, तो कहता है इसका वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये दो से दो तो कैंसिल हो गया दोस्तों, बच गया P बराबर आई। तो P बराबर आई शुरुआत दौर में भी था और अभी भी P बराबर आई है, अर्थात इसके जो दुगनी होने से वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इसका राइट आंसर दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? अपरिवर्तित रहेगा। अगले प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है दोस्तों? तो देश के कौन से राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गरीबी दर है। बिहार की बात करें तो बिहार पूरे भारत में चौथा सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है?
तो निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु। अर्थात ये क्षेत्र में बहुत कम समय के लिए शुष्क ऋतु होते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अर्थात भारत के कौन से ये राज्य है जो जिसके साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है दोस्तों? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है दोस्तों, त्रिपुरा का भी लगती है, मिजोरम का भी, लेकिन मणिपुर का सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिनमें पश्चिम ये कौन कौन आते हैं दोस्तों? पश्चिम बंगाल आते हैं, मिजोरम आते हैं, त्रिपुरा आते हैं, असम आते हैं और मेघालय आते हैं। इन 5 राज्यों से बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। और सबसे अधिक दोस्तों क्वेश्चन आता कि भारत के सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों? तो बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 54 नंबर कि इन पर विचार करें, निम्न पे विचार करें। पहला में है गर्म और शुष्क जलवायु, दूसरा में है हल्की और गीली सर्दी, तीसरा में है सदाबहार ओके के पेड़। अब ये कह रहा कि उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? अर्थात ऊपर दिए गए जो विशेषताएं हैं वो एक भौगोलिक विशेषताएं हैं, तो ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? मतलब ये जो विशेषताएं हैं वो कौन से क्षेत्र में होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि गर्म और शुष्क जलवायु कहाँ पे होते हैं? भूमध्य सागरीय में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अर्थात आपको फिर से मिलान करने वाले प्रश्नों आ गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बारालाचा दर्रा जो है वो क्या है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। ये तो बिल्कुल सही है। बारालाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, वो तो सही है। उसके बाद दोस्तों सिपकीला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों माना दर्रा जो है वो सिक्किम में सम्मिलित नहीं है। माना दर्रा जो है वो सिक्किम में नहीं है दोस्तों। माना दर्रा सिक्किम में नहीं है, बल्कि माना दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है माना दर्रा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे सिक्किम ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत आंसर है दोस्तों। ठीक है, और जलेपला दर्रा तो सिक्किम में है ही। माना दर्रा कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नामचा बरबा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? नामचा बरबा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हिमाद्री या फिर बृहद हिमालय जिसको कहते हैं, बृहद हिमालय में स्थित है। बृहद हिमालय में स्थित है कौन दोस्तों? नामचा बरबा। ठीक है, नामचा बरबा बृहद हिमालय में स्थित है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है दोस्तों। कौन? नामचा बरबा जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत व नामचा बरबा आदि इसकी महत्वपूर्ण शिखरें हैं। अर्थात कहने का मतलब है बृहद हिमालय के महत्वपूर्ण जो श्रेणी है दोस्तों वो ये है। कौन कौन है दोस्तों? एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत और ये नामचा बरबा दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे कि ये हिमालय का बृहद हिमालय का ये भाग है, शिखर है। पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है दोस्तों? बताइए जल्दी से। पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक नदी मिलती है दोस्तों? तो ये गंडक और बूढ़ी गंडक जो नदी है दोस्तों, कोसी जो है, ये सारे जो नदियां हैं दोस्तों ये उत्तरी नदियां हैं, अर्थात हिमालयन नदी है। तो जितने भी हिमालयन नदी है दोस्तों उत्तर की ओर से आएगी, क्योंकि हिमालय उत्तर में है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट है दोस्तों। पटना के
क्या दोस्तों, बिहार में गंगा में उत्तर दिशा के घाघरा, उत्तर की दिशा से कौन कौन नदी मिलती है दोस्तों? घाघरा नदी मिलती है। कौन कौन दोस्तों? घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी तथा कोसी नदी। और बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश की शोक नदी किसको कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी को कहा जाता है। दक्षिण दिशा से सोन, पुनपुन, फल्गु आदि नदियाँ गंगा में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। अगले प्रश्नों की ओर। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है, क्या कहलाती है? अर्थात नदियों की विसर्प वाहिका जो कि गोखुर झील के रूप में पाई जाती है, ये क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है मन। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी। नदियों की विसर्प वाहिका जो कि गोखुर झील के रूप में पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये मन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? अगर आपसे पूछे कि बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, आप क्या जवाब दोगे दोस्तों? तो ये है दोस्तों, पटना से मोकामा तक का जो हिस्सा है, ये बिहार में क्या है दोस्तों? टाल क्षेत्र है। ठीक है, टाल क्षेत्र है। प्राकृतिक तटबंध की रुकावट के कारण दक्षिण की ओर से आने वाली नदियाँ गंगा से समानांतर पूर्व की ओर बहती है और गंगा में मिल जाती है। यानी गंगा के साथ साथ समानांतर में बहती है दक्षिण से आने वाली जो नदियाँ है वो, और वो नदियाँ क्या करती है? गंगा में समानांतर बहते हुए, पूर्व की ओर बहते हुए गंगा में क्या होती है दोस्तों? मिल जाती है। बरसात के मौसम में इन सभी नदियों का जल बख्तियारपुर से क्यूल तक, अर्थात बख्तियारपुर आप नाम सुने ही होंगे दोस्तों, कि बरसात के समय में क्या होता है? इन नदियों का जो जल है वो बख्तियारपुर से क्यूल तक तटबंध रेखा के दक्षिण स्थित निम्न भूमि पर फैल जाता है, जिससे एक विशाल जलमग्न क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यह भाग ताल क्षेत्र कहलाता है। अर्थात जो भाग में पानी क्या होता है दोस्तों? जलमग्न हो जाता है, वो क्षेत्र ताल क्षेत्र कहलाता है। तो पटना से मोकामा तक का जो इलाका है, वहाँ तक यही सब स्थिति देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसको टाल क्षेत्र कहा जाता है। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? चंदन का मैदान दोस्तों बिहार के दक्षिण और पूर्व बिहार में है। दक्षिण और पूर्व बिहार में है चंदन के मैदान दोस्तों। यह मैदानी भाग दक्षिण बिहार के मैदान के पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत बांका कौन कौन आता है दोस्तों? बांका आता है, और उसके बाद भागलपुर आता है दोस्तों। कौन कौन दोस्तों? बांका, भागलपुर जिला का क्षेत्र शामिल होता है। अर्थात बिहार में सबसे ज़्यादा चंदन बांका और भागलपुर में उत्पादित किए जाते हैं। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मर्रू धान किसे कहा जाता है? मर्रू धान किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है दोस्तों, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को मर्रू धान कहा जाता है दोस्तों। रेगिस्तान में जो हरियाली और जल वाला जो क्षेत्र होता है, उसको मर्रू धान कहते हैं दोस्तों। और रेतीली मैदान में दूर दूर पर कहीं कहीं पानी के बावड़ी या कुएं मिलते हैं, जो बहुत गहरे होते हैं। यहाँ पर कुछ हरियाली भी मिलती है, ऐसी जगह को ही मर्रू धान कहते हैं। अर्थात रेतीली मैदान कहने का मतलब दोस्तों जहाँ पे रेत रहता है, अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र की बात किया जा रहा है, रेगिस्तान की बात किया जा रहा है, कि वहाँ पे कहीं पे उस मैदानों में क्या होता है, दूर दूर पर कहीं कहीं पानी के बावड़ी या फिर कुएं मिल जाते हैं। तो ऐसे, और जो बहुत गहरे होते हैं, और यहाँ पे हरियाली भी होती है, चूँकि पानी होती है तो घास वगैरह भी उगा हुआ होगा, तो वहाँ पे हरियाली भी होती है। तो ऐसे ही स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? मर्रू धान कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग बढ़ते हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 7 जुलाई 1948 को। 7 जुलाई 1948 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित नहीं है? अर्थात ये जो घास के मैदान है, इसका क्या मिलान जो है वो सही है या नहीं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कौन सही
ये जो कह रहा निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है। एक प्रश्न आता नहीं सुमेलित है, इसमें कह रहा सुमेलित है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या सुमेलित है और क्या नहीं। सुमेलित कहने का मतलब इसका जो मिलान है वो सही है, किसका सही है, ठीक है, तो ये निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो कैंपास जो घास है ये उत्तरी ब्राज़ील में, ये बिल्कुल गलत है। पंपास चिली में बिल्कुल गलत है। लानोज जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के एक देश है, वेनेजुएला, यहाँ पे पाया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कैंपास जो घास है ना दोस्तों, ये दक्षिणी ब्राज़ील का क्वेश्चन है, उत्तरी ब्राज़ील नहीं, क्वेश्चन नहीं दोस्तों, सॉरी। ये जो पंपाज जो आप यहाँ पे घास देख रहे हैं कैंपाज, ये दक्षिणी ब्राज़ील का घास का मैदान है, उत्तरी घास का मैदान नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए बिल्कुल गलत है। ये कहाँ का है दोस्तों, दक्षिणी ब्राज़ील का मैदान है, घास का मैदान है, ठीक है। जबकि ये पंपाज की बात करें दोस्तों, तो पंपाज जो है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे चिली दिया गया, तो इसीलिए ये गलत है दोस्तों। लानोज वेनेजुएला, ये तो सही है दोस्तों, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका का एक क्या है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। सेल्वास जो है दोस्तों ये दक्षिण ब्राज़ील में बिल्कुल गलत है, दक्षिण ब्राज़ील में तो कैंपाज पाया जाता है। सेल्वास जो है अमेजिन बेसिन में पाया जाता है, अर्थात अमेजन में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है दोस्तों। हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है दोस्तों, तो हेलसिंकी जो है वो फिनलैंड की राजधानी है दोस्तों। किसकी राजधानी है दोस्तों, फिनलैंड की राजधानी है। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है दोस्तों, बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन ठंडी जलवायु जलधारा नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है अगुलहास जो है वो ठंडी जलधारा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों बैकाल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। टोरेस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के बीच स्थित है, ठीक है दोस्तों। टोरेस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के बीच, ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के बीच स्थित है दोस्तों। कौन दोस्तों, टोरेस जल डमरू मध्य, ठीक है दोस्तों, टोरेस जल डमरू मध्य। जबकि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच जो जल डमरू मध्य स्थित है दोस्तों, ये स्थित है बास जल डमरू मध्य, अर्थात ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है दोस्तों, तो बास जल डमरू मध्य, ठीक है। उत्तरी एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच जो जल डमरू मध्य स्थित है उसका क्या नाम है दोस्तों, तो उसका नाम है दोस्तों कुक जल डमरू मध्य। कौन सा दोस्तों, कुक। जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच जो स्थित है दोस्तों उसका नाम है मलक्का। क्या नाम है दोस्तों, इसके बीच जो स्थित है उसका नाम है मलक्का, ठीक है, तो ये आप लोग नोट करेंगे। वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है। वर्तमान में हीरे का जो उत्पादन है दोस्तों सर्वाधिक किस देश में किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रूस में किया जाता है दोस्तों। हीरे का सर्वाधिक भंडार रूस में है, दूसरे स्थान पर बोत्सवाना आता है, कांगो गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया क्रमशः तीसरे, चौथे व पाँचवें स्थान पर है। भारत के मध्य प्रदेश में हीरे का भंडार है दोस्तों, भारत के एमपी में हीरे का क्या है दोस्तों, भंडार है। वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है।
तो किसे नहीं शामिल किया जाता है दोस्तों? तो देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय को शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाएगा दोस्तों? तो किसी देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय को, देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय को उस देश में शामिल नहीं किया जा सकता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि 2018 के रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2018 की रिपोर्ट कब जारी होता है दोस्तों? तो ये जारी होता है 2020 में। इसके अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है दोस्तों। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये एशिया का सबसे पहला जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है दोस्तों पटना में। और ये हमारा प्रश्न था दोस्तों किस शहर में? तो शहर तो पटना ही होगा, लेकिन राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बिहार हो जाएगा। बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पे क्या किया जा रहा है दोस्तों? 2022 तक स्थापित किया जाएगा ये। यानी कि पहला एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना में। और पटना में कहाँ दोस्तों? एक है पटना यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों जो कि गंगा नदी के तट पर है। यहीं पे 2022 तक बनाने का क्या किया गया दोस्तों? फैसला किया गया, योजना किया गया है। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है दोस्तों। और ये पराक्रम दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 23 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों। और ये मनाने का कब से शुरू किया गया दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जो जयंती था, जो कि 125वीं जयंती पे वर्ष 125वीं जयंती वर्ष कहने का मतलब 125वीं जो जन्म दिवस के रूप में था, उस जन्म दिवस के रूप में क्या किया गया दोस्तों? 23 जनवरी 2021 को मनाई गई। यानी पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2021 को सबसे पहले मनाया गया था दोस्तों। ठीक है, इसी बार ये करेंट अफेयर्स की क्वेश्चन है दोस्तों। और ये सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती पे ऐसा किया गया था दोस्तों। अब प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाया जाएगा, ये 2021 से निश्चय किया गया। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में 125 मूल्य का एक स्मारक सिक्का व डाक टिकट नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। तो ये भी आप लोग नोट करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? अर्थात यूएनओ का रिपोर्ट आया था 2021 के अनुसार। तो इसके अंतर्गत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी लोग रहते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी लोग संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं दोस्तों। और कितना रहते हैं दोस्तों? तो इसका रिपोर्ट अनुसार 2020 में का जो रिपोर्ट था उसके अनुसार 1.8 करोड़ भारतीय भिन्न भिन्न देशों में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा अर्थात 35 लाख लगभग जो प्रवासी है ये संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। 27 लाख अमेरिका में रह रहे हैं भारत के लोग, और 25 लाख सऊदी अरब में रह रहे हैं। तो ये हमारा कुल जो आंकड़ा है दोस्तों, ये 2021 रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2020 के रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2021 में जारी किया गया दोस्तों, तो इसके तहत बताया गया है। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? एलन मस्क के द्वारा ये स्थापित किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 143। कितना दोस्तों? 143। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। 24 जनवरी 2021 को क्या किया गया दोस्तों?
स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। 143 उपग्रहों में 133 जो था दोस्तों वो वाणिज्यिक एवं 10 स्पेस एक्स के स्वयं उपग्रह थे। ठीक है दोस्तों, एक्स के स्वयं कितने उपग्रह थे दोस्तों? 10 थे, जबकि 133 थे वाणिज्यिक मतलब सरकारी थे, अर्थात गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया था दोस्तों। तो ये आप लोग नोट करेंगे। ये सारे प्रश्न दोस्तों करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो कि हाल फिलहाल में घटी घटना है, जिसको हम लोग समसामयिक भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? ये करेंट अफेयर्स का दोस्तों क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। 26 वर्ष की है पीवी सिंधु। कितने वर्ष की है दोस्तों? 26 वर्ष की है पीवी सिंधु, और ये लगातार 2 बार व्यक्तिगत ओलंपिक पद जीतने वाली दूसरी भारतीय और देश की पहली विश्व में दूसरी भारतीय और देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। रियो 2016 में रजत पदक के बाद उन्हें टोक्यो 2020 खेलों में कांस्य पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स, जिसको नवाचार सूचकांक 2020 के नाम से भी जाना जाता है, में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? अर्थात नीति आयोग के द्वारा सबसे बड़ा राज्यों की श्रेणी में यानी बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य में को प्राप्त है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक और सी है तमिलनाडु, डी है केरल। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक को सबसे बड़ा राज्य घोषित किया गया है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य किसे घोषित किया गया दोस्तों? कर्नाटक को जोड़ा गया है, अर्थात कर्नाटक को घोषणा किया गया कि ये सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। नीति आयोग का दूसरा नवाचार सूचकांक जो कि 2020 में जारी किया गया था दोस्तों, इसके अनुसार कर्नाटक देश का सबसे बड़ा राज्य है। बड़े राज्यों की श्रेणी में 1 नंबर पे आता है अब कर्नाटक, दूसरे पे आता है महाराष्ट्र और तीसरे पे आता है तमिलनाडु। बड़े राज्यों में बिहार अंतिम स्थान अर्थात 17वां स्थान प्राप्त करता है। केंद्र शासित क्षेत्रों में छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान दिल्ली आता है दोस्तों, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दमन दीव। ठीक है दोस्तों, तो ये सब है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ईपीआईसी का विस्तारित नाम है। ठीक है दोस्तों, ईपीआईसी का विस्तारित नाम क्या है दोस्तों? तो ईपीआईसी का विस्तारित नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड मतदाता पहचान पत्र का यह डिजिटल रूप है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? मतदाता पहचान पत्र, जो वोटिंग करने जाएंगे उनका डिजिटल रूप है, जिसकी शुरुआत रविशंकर प्रसाद जो कि कानून मंत्री थे 25 जनवरी 2021 को किया गया था दोस्तों। 25 जनवरी 2021 को मतदाता दिवस के अवसर पे किया गया था। वर्ष 2021 के मतदाता दिवस का थीम जो था दोस्तों, मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। तो ये क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2021 का जो मतदाता दिवस का जो अवसर था, तो मतदाता दिवस का थीम क्या था दोस्तों? तो मतदाता दिवस का जो थीम था वो था मतदाता को सशक्त बनाना, सतर्क बनाना और सुरक्षित तथा जागरूक करना था दोस्तों। ये था। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत अर्थात उनके मरने के बाद किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महावीर चक्र से। किस चक्र से दोस्तों? महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, द लवर बॉय ऑफ बहबलपुर पुस्तक किसने लिखी? द लवर बॉय ऑफ बहबलपुर पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो ये पुस्तक लिखा है दोस्तों किसने? राहुल पंडिता ने। कौन दोस्तों? राहुल पंडिता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। और यह जो पुस्तक है दोस्तों, ये कोई लवर वाला नहीं है दोस्तों, ये है
पुलवामा आतंकवादी हमले पे आधारित है। पुलवामा आतंकवादी हमले में आपको पता है दोस्तों हमारे देश के कितने सैनिक शहादत पाए थे, तो उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के कहानियों के ऊपर ये लिखा गया है द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर, जो कि राहुल पंडिता के द्वारा लिखा गया है। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला दोस्तों? तो ये मिला है दोस्तों, किसको मिला है दोस्तों? थप्पड़। कौन से फिल्म को मिला है? 66वें जो फिल्म फेयर पुरस्कार था 2021, इसके अंतर्गत सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है दोस्तों? कौन से फिल्म को सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, थप्पड़ फिल्म का। थप्पड़ फिल्म दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म था थप्पड़। इसका निर्देशक था अनुभव सिन्हा, जबकि अभिनेता था कौन थे दोस्तों? इरफान खान थे। कौन थे दोस्तों? इरफान खान। ठीक है, तो ये जो फिल्म था दोस्तों, ये फिल्म के जो नेता है, अभिनेता है इरफान खान, ये बेचारे डेथ कर चुके हैं। ठीक है, छिछोरा जो है, छिछोरा सुशांत सिंह राजपूत का था, वो भी डेथ कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग आते हैं। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं दोस्तों? भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं दोस्तों, ये बने हैं आपका NB रमना। कौन बने हैं दोस्तों? NB रमना। कौन बने हैं दोस्तों? NB रमना जो है वो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करें। अमृत महोत्सव के बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है दोस्तों? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे कि अमृत महोत्सव के संदर्भ में कौन कथन गलत है और उनका चुनाव करना है हमें। तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर ई। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से सभी। ठीक है दोस्तों, सही, ये सभी जो कथन है दोस्तों ये सभी सही है। यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अमृत महोत्सव हमारे देश को 75 वर्ष आज़ाद होने के अवसर पर मनाया जाएगा। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद, जो कि गुजरात के साबरमती आश्रम से किया। ये भी सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, देश के 6 स्थानों जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनों का आयोजन हुआ। ये भी सही है दोस्तों। अर्थात इसमें जितने भी ऑप्शन दिया गया ये सारे सही है। इसीलिए दोस्तों इनमें इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के खरीद या आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? अर्थात पूरे विश्व में जितना हथियार खरीदा जाता है या हथियारों का आयात किया जाता है, उसके मामले में पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों 2021 में कहा जा रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरा। भारत है जो विश्व में दूसरा स्थान रखता है पूरे विश्व में हथियारों को आयात करने वाला दोस्तों। ठीक है, ये रखता है। पहले स्थान पे कौन है दोस्तों? तो पहले स्थान पे है सऊदी अरब। कौन है दोस्तों? सऊदी अरब है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन थे? अर्थात स्वीडन के वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर के बीच नरेंद्र मोदी के साथ मिले और उनके साथ मिलकर क्या किया गया दोस्तों? योजना बनाया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा स्टीफ लोफवेन। अर्थात स्टीफ लोफवेन। कौन है दोस्तों? स्टीफ लोफवेन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, स्टीफ लोफवेन कहाँ के प्रधानमंत्री थे दोस्तों? स्वीडन के प्रधानमंत्री थे, जो कि भारत के नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, इनके बीच 5 मार्च 2021 को जो आभासी शिखर वार्ता था इसको संपन्न किया था। हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सम्मिलित नहीं है? इसको बताइए जो दोस्तों, कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो इसमें निकोल पाशियंस
आर्मेनिया के प्रधानमंत्री है, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इब्राहिम जो रईसी है ईरान के राष्ट्रपति है, ये भी सही है दोस्तों। स्टेबन ओकॉन सीरिया के राष्ट्रपति है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि सीरिया में बीते कई सालों से संघर्ष जारी है और युद्धग्रस्त क्षेत्र में एक बार फिर से राष्ट्रपति बशर अल असद की चुनाव में जीत हुई है। अर्थात यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? बशर है। बशर अल असद की चुनाव में जीत हुआ था, इसीलिए ये फिर से राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। ठीक है, तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? दमिश्क है। और यहाँ का अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? बशर अल जो असद है वो है दोस्तों। ये चौथी बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं दोस्तों सीरिया में। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है दोस्तों तमिलनाडु ने। कौन जीता है दोस्तों? तमिलनाडु ने। 10 से 31 जनवरी 2021 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन किया गया था दोस्तों। और यह एक क्रिकेट टूर्नामेंट था। क्या था दोस्तों? क्रिकेट टूर्नामेंट था। इस बार खिताब बड़ौदा को हराकर तमिलनाडु ने जीता है। बड़ौदा को हरा के किसने जीता? इसमें हार हुआ बड़ौदा को, जीता कौन दोस्तों? तमिलनाडु ने। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों। करेंट अफेयर्स काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग करेंट अफेयर्स को बिल्कुल गौर से करेंगे। एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर एक भी प्रश्न गलत हुआ दोस्तों तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, इसके ओर गौर फरमाते हैं। बताइए, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को हुआ। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? बताइए जल्दी से। तो इसमें मुख्य अतिथि थे दोस्तों सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन थे दोस्तों? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य अतिथि थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे 20 वर्ष के सृष्टि गोस्वामी जो एक गर्ल्स थी, एक दिन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों? तो ये किस राज्य के है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तराखंड के। और ये जो राष्ट्रीय जो बाल दिवस है दोस्तों, बालिका दिवस है, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बालिका दिवस के अवसर पे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, एक दिनों के लिए 20 वर्ष के सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों कि कौन सा राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः, यानी जो सोने का पद जीतेगा उसको 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की बात कही है दोस्तों? तो ये है राजस्थान में। कौन से राज्य दोस्तों? तो राजस्थान, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभुद योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है दोस्तों? तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो छात्र है दोस्तों, इसके लिए फ्री कोचिंग प्रदान करने के लिए जो योजना है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने शुरू की है दोस्तों? तो ये शुरू की है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बोला कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गणतंत्र दिवस के अवसर पे इस वर्ष कुल कितने पद अलंकार यानी पद्म विभूषण, पद्म अलंकरण, जिसको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री प्रदान किए गए दोस्तों? तो ये किए गए हैं दोस्तों गणतंत्रता दिवस के अवसर पे वर्ष 2021 के लिए
कुल 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। कितना दोस्तों? 119, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? अर्थात 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया दोस्तों। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था ये सम्मान दोस्तों, और इसके रूप में 15 लाख की राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है दोस्तों। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 मराठी लेखक थे डॉक्टर शरण कुमार जो लिम्बाब्वे थे, उनको मराठी उपन्यास सनातन के लिए, कौन से? सनातन के लिए दिया गया था दोस्तों। कौन से उपन्यास के लिए दिया गया था दोस्तों? सनातन उपन्यास के लिए, जो कि एक मराठी था। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 में वासुदेव मोही को कहानी संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया था। संग्रह चेक बुक जो कि 2019 में दिया गया था, इनके लिए पुरस्कार किनको दिया गया था? वासुदेव मोही को दिया गया था दोस्तों। सबसे पहला सरस्वती पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उनको दिया गया था दोस्तों। तो ये प्रश्न आता है दोस्तों कि सबसे पहला सरस्वती पुरस्कार किसको दिया गया? तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। क्यों दिया गया था दोस्तों? उनकी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक के लिए दिया गया था। अर्थात उनकी आत्मकथा लिखा गया था 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, जिनको सबसे पहले सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाएं। यानी अवरोही मतलब क्या होता है दोस्तों? अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, जबकि एक होता है अवरोही मतलब घटते क्रम। घटते क्रम कहने का मतलब है दोस्तों कि सबसे पहले आपको जो जिस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं उसको पहले लिखना है, फिर उससे थोड़ा सा कम पाया जाता है उसको लिखना है। तो अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा लिखना, उसके बाद छोटा लिखना है। तो इसके अनुसार दोस्तों सबसे बड़ा है जो दोस्तों, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। आप लोग लिखते चलेंगे। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में छत्तीसगढ़ दोस्तों। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है दोस्तों? आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय में कौन सी योजना शामिल नहीं है दोस्तों? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बिहार बजट 2021 से 22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कितना प्रतिशत? 2.97% दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे किया जा रहा है जो कि आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ देते हैं। 97 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? तो 97 नंबर प्रश्न को हम पढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग क्या करें, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन को गौर करेंगे। पहले क्वेश्चन को आपको सुनना है, उसके बाद ऑप्शन को गौर करेंगे। प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे बनाया जाएगा दोस्तों? मुजफ्फरपुर में मेगा फूड बनाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा भारत में 42 मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में मेगा फूड बनाया जाएगा दोस्तों, जिससे 5000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। अर्थात इस मेगा फूड से 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया दोस्तों? थाना आप लोग समझ ही रहे होंगे, पुलिस स्टेशन। तो 2020 में बिहार का सबसे सर्वश्रेष्ठ थाना किसको चुना गया दोस्तों? तो ये चुना गया दोस्तों
कुर्था थाना को। कौन से थाना दोस्तों? कुर्था थाना। और ये कुर्था थाना अरवल में है, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? तो ये जहानाबाद के बगल में बिहार के सबसे 38वां जिला अर्थात सबसे नया जिला यही है दोस्तों, अरवल ही है। चलिए अगले प्रश्न, 99वां प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI जो कि 2021 में हुआ, इसमें फोकस राष्ट्र कौन था? तो फोकस राष्ट्र इसमें कौन था दोस्तों? तो फोकस राष्ट्र थे बांग्लादेश। कौन थे दोस्तों? बांग्लादेश। भारत का 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI जो कि 2021 में हुआ था, 16 से 24 जनवरी 2021 में, 16 से 24 जनवरी 2021 तक में हुआ था दोस्तों। और इसके अंतर्गत इसका उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, ये किए थे। बांग्लादेश इस वर्ष महोत्सव के लिए फोकस राष्ट्र था दोस्तों। ठीक है, ये हो गया इसका जानकारी। हमारा 100वां प्रश्न है दोस्तों। अभी तक हम लोग कुल 100 प्रश्न के ऊपर आए हैं। हमारा 100वां प्रश्न है, 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अर्थात G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 48वां G7 कौन सा दोस्तों? 48वां G7। अभी तक कुल G7 के 47 सम्मेलन हो चुका है, तो 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा दोस्तों? 2022 में ये होगा। तो किस देश में किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा जर्मनी में। किस देश में दोस्तों? जर्मनी में। 2022 में G7 का 48वें शिखर सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। जून 2021 में 47वें जी शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में किया गया। G7 के सदस्य देश कौन कौन है दोस्तों? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA। कनाडा एक हो गया दोस्तों। उसके बाद फ्रांस 2, जर्मनी 3, इटली 4, जापान 5, यूनाइटेड किंगडम 6 और USA 7। अर्थात इसमें 7 देश शामिल है, इसीलिए इसको G7 के नाम से जाना जाता है। तो 48वें G7 शिखर सम्मेलन किस देश में होगा दोस्तों? तो इसका आयोजन जर्मनी में किया जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान स्थापना सभा की स्थापना कब हुई दोस्तों? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1929 को। ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1929 को सोनपुर मेला के अवसर पर आयोजित एक सभा में क्या किया गया दोस्तों? स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो कब हुआ था दोस्तों? नवंबर 1929 में। बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? अर्थात बिहार के कौन से स्थान पे कांग्रेस का सबसे पहला यानी कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? यानी बिहार में पहली बार किस भूमि पे, बिहार के कौन से स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताइए। तो ये हुआ था दोस्तों बांकीपुर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? बांकीपुर में। और बांकीपुर कहाँ है दोस्तों? पटना में है। और पटना कहाँ? बिहार में हुआ था दोस्तों। और ये कब हुआ था दोस्तों? 1912 में हुआ था। अर्थात बांकीपुर जो अधिवेशन है कांग्रेस का 1912 में हुआ था, जो कि पटना में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे दोस्तों? तो ये थे FG सलाई। कौन थे दोस्तों? FG सलाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? अर्थात पुराने समय में जो मगध महाजनपद था उसमें कौन सा आज का क्षेत्र शामिल नहीं था दोस्तों? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन से। पटना शामिल था, शाहाबाद शामिल था, गया भी शामिल था, मुजफ्फरपुर शामिल नहीं था दोस्तों। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है। मुजफ्फरपुर को मगध महाजनपद में शामिल नहीं किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसमें शामिल किसको किसको किया गया था दोस्तों? पटना को, गया को, शाहाबाद क्षेत्र को शामिल किया गया था। बिहार में अंग, लिच्छवी और मगध ये 3 महाजनपद हुआ करता था। बिहार में कुल कितने महाजनपद दोस्तों? 3। एक तो हो गया अंग दोस्तों, और एक हो गया लिच्छवी,
और तीसरा हो गया मगध। कुल भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करता था दोस्तों, जिसमें 3 सबसे शक्तिशाली महाजनपद बिहार में ही हुआ करता था, जो कि अंग है, लिच्छवी है और मगध है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग नोट करेंगे, जो कि 105वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको नोट करेंगे। हम प्रश्न को पढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट करेंगे दोस्तों। हमारा 105वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, कह रहा बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किन किन स्थानों से प्राप्त हुआ है। अर्थात बिहार में नवपाषाण युग के जो अवशेष है किन किन स्थानों से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों। ऑप्शन ए है चिरांद, बी है पटना, सी है मिथिला और डी है चेचर दोस्तों। तो इसमें से राइट आंसर जो है दोस्तों आप लोग बताएंगे, प्रश्न लिख लिए होंगे तो राइट आंसर आप लोग बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई। क्यों दोस्तों, क्योंकि बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष चिरांद से भी हुआ, चिरांद जो कि सारण में है, एवं चेचर से भी हुआ, चेचर वैशाली में है, जिसमें पत्थर के औजार एवं हड्डी के सामान भी मिले हैं। अगला प्रश्न, शेर शाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया था दोस्तों। शेर शाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 1541 में शेर शाह ने क्या किया था, बिहार को राजधानी पटना बनाया था। अर्थात बिहार की राजधानी पटना शेर शाह कब बनाया था, 1541 में। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को बिहार की राजधानी बनाया। शेर शाह ने 1539 में चौसा के युद्ध में एवं 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था दोस्तों। यानी शेर शाह ने हुमायूं को 2 बार हराया, एक तो 1539 में चौसा के युद्ध में, जबकि बिलग्राम के युद्ध 1540 में हुआ था दोस्तों। तो ये दोनों युद्धों में हुमायूं को पराजित किया और उसका मकबरा सासाराम में है दोस्तों। क्वेश्चन आता कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों, सासाराम में है शेर शाह का मकबरा। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। अगले प्रश्नों की ओर, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी दोस्तों। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी बिहार शरीफ थे दोस्तों। बिहार शरीफ जो कि अभी आधुनिक में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी ये। 1587 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने क्या किया था, राजा मान सिंह को बिहार और बंगाल दोनों का सूबेदार बनाकर यहाँ भेजा था। मान सिंह ने रोहतासगढ़ को प्रांतीय राजधानी बनाया था। रोहतासगढ़ को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगले प्रश्नों की ओर, वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी। यानी अभी जो पटना यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी दोस्तों। तो ये था दोस्तों डच का। कौन दोस्तों, डच फैक्ट्री वर्तमान में पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है, तथा अंग्रेजी फैक्ट्री गुलजार बाग में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है दोस्तों। ठीक है, ये है। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था दोस्तों। प्रसिद्ध जो नर्तकी मतलब होता है डांसर, जो कि लड़की होती है। तो ये जो आम्रपाली थी, इसका संबंध किस नगर से था दोस्तों। तो इसका संबंध दोस्तों वैशाली नगर से था। ठीक है, किस नगर से दोस्तों, वैशाली नगर से। ऑप्शन नंबर डी। आम्रपाली जो वैशाली की नगर वधु थी, इसका संबंध मगध नरेश अजातशत्रु से था। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद वैशाली आगमन पर आम्रपाली संघ में शामिल हो गई थी। चीनी यात्री हेनसांग एवं फाहियान के वृत्तांतों में आम्रपाली की चर्चा की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। तो किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक के क्षेत्र की चर्चा मिलती है दोस्तों। तो ये मिलती है दोस्तों किस, शतपथ ब्राह्मण में। किस में दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, अथर्ववेद में बिहार के लिए ब्रात शब्द, अथर्ववेद में बिहार के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया दोस्तों, ब्रात शब्द यूज किया गया। जबकि ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया दोस्तों, अथर्ववेद में ब्रात्य कहा गया है और ऋग्वेद में इसको कीकट कहा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये है दोस्तों फिजिक्स का प्रश्न है दोस्तों, साइंस का हमारा प्रश्न आ गया दोस्तों
कि जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पे क्या प्रभाव होगा दोस्तों। जाहिर सी बात है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, परिवर्तित हो जाता है। जब कोई प्रकाश वायु से या फिर कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति समान रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य जो है ना दोस्तों, वो वेग परिवर्तित हो जाता है। और प्रकाश का अधिकतम वेग किस में होता है, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रकाश का सबसे अधिकतम वेग निर्वात में होता है दोस्तों। निर्वात कहने का मतलब होता है वायु में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर। दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है। दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए मैनोमीटर गैसों का दाब, ये तो सही है दोस्तों। मैनोमीटर गैसों का दाब, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, बिल्कुल सही है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ये भी सही है दोस्तों। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को मापता है, ये भी सही है दोस्तों। अर्थात इसमें सारे सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट है दोस्तों। ठीक है। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया दोस्तों। तो एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्थात 7 मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है, जिसमें सबसे पहला नंबर पे आता लंबाई, और लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर दोस्तों। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। ताप का केल्विन होता है दोस्तों। ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है। ठीक है। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है दोस्तों। तो ये एसआई पद्धति में इन 7 मूलकों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है। अर्थात पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय कोई वस्तु जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है, ये किसके द्वारा हम लोग पता करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 114 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अर्थात लिटमस पत्र के द्वारा भी, हल्दी के द्वारा भी, वनी के द्वारा भी और लौंग के द्वारा भी किसी भी पदार्थ को अम्लीय है या क्षारीय इसका जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, सूचक के रूप में। तो ये सभी का करते हैं, लिटमस पत्र के द्वारा भी, हल्दी का भी, वनीला को भी और लौंग का भी प्रयोग करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पे। संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पे फाइबर ऑप्टिक्स काम करते हैं दोस्तों। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए कौन सा पदार्थों का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाला अन्य ऑक्साइड और भी है दोस्तों, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सभी के द्वारा बर्तन को क्या किया जाता है दोस्तों, साफ किया जाता है। ठीक है, चमकीला बनाया जाता है। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। तो मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों गलत है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, यह बिल्कुल इसका गलत है दोस्तों। मेढक के कायांतरण में आंत छोटी होती है, ना कि बड़ी होती है, छोटी होती है दोस्तों। क्या होती है, छोटी होती है। इससे मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। मेढक वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान कम और अधिक भी कर सकता है दोस्तों, ये उसका गुण है। निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है, यानी इसमें से कौन सा केमिकल को मच्छर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों एलिथीन। ठीक है, एलिथ्रीन, ऑप्शन नंबर बी, एलिथ्रीन से मच्छर भगाया जाता है दोस्तों। मच्छर जो कॉइल होता है दोस्तों, मच्छर कॉइल में क्या होता है दोस्तों, मच्छर कॉइल में
क्या होता है दोस्तों, प्रयोग होने वाला एलिथ्रीन एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। एलिथ्रीन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है दोस्तों, एक बीजीय पौधा से प्राप्त होता है। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान होता है दोस्तों 1000 किलोग्राम CO2। 1000 किलोग्राम CO2 अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी। 1000 किलोग्राम CO2 एक कार्बन क्रेडिट का मान होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है। अर्थात मानव शरीर का जितना भार है दोस्तों उसका कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 65%। कितना दोस्तों, 65%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए, मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए प्रयोग किया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम का उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है, सही है ये दोस्तों। मैग्नीज का फर्टिलाइज़र में, बिल्कुल सही है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में लगा होता है, टंगस्टन धातु। लेकिन तांबा है जो दोस्तों, गैल्वेनीकरण में तांबा नहीं होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर है जो दोस्तों क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तांबा गैल्वेनीकरण में प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पे स्वतः जल उठता है। अर्थात फास्फोरस का कौन सा अपरूप जो है वो अंधेरे और या फिर वायु में रखते हैं तो वो खुद से जल जाता है दोस्तों। तो वो कौन है दोस्तों, तो श्वेत फास्फोरस। कौन सा दोस्तों, श्वेत फास्फोरस। और जो माचिस होता है, माचिस के तिल पे कौन सा फास्फोरस होता है दोस्तों, लाल फास्फोरस होता है दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या दोस्तों, H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक होता है अम्लीय वर्षा में। ठीक है। अम्लीय वर्षा के कारण सभी जीव जंतुओं को क्या होता है दोस्तों, हानि पहुंचती है, उसकी स्किन जल जाती है। कैंसर रोग होने का, चर्म रोग होने का ज़्यादा खतरा होता है दोस्तों। चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है दोस्तों। तो चूहे मारने का जो दवा है दोस्तों, चूहे मारने का जो दवा है उसमें पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फेट नामक रसायन से किया जाता है। तो पोटेशियम साइनाइड भी यहाँ पे आंसर है दोस्तों, और जिंक फॉस्फाइड भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसीलिए इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है दोस्तों, इसीलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अर्थात चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग, तो पोटेशियम साइनाइड का भी और जिंक फॉस्फाइड का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। तो सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान दोस्तों कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है जो प्रभावित नहीं होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी दोस्तों अस्टेपिज है। कौन सा है दोस्तों, अस्टेपिज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिल्कुल अस्टेपिज है, जो मनुष्य के कान में पाया जाता है। मनुष्य के कान में होता है दोस्तों अस्टेपिज। फीमर है जो सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों, और ये जांघ में पाई जाती है। वयस्क मानव में कुल 206 होता है, जबकि जो बच्चा होता है दोस्तों उसमें 208 हड्डी होता है। ठीक है। वयस्क में कुल 206, जबकि बच्चे में होता है दोस्तों 208। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। मानव के कंकाल तंत्र कितने भागों में, दो भागों में बटा होता है। निम्न पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला में कह रहा है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। उपर्युक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों। यानी ये जो बातें कहा जा रहा है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा कह रहा है यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। तो ये जो चार ऑप्शन दिया गया, प्लीहा, लीवर, लार ग्रंथि, अग्नाशय, इन चारों में से किससे संबंधित ये बातें कहा जा रहा है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है दोस्तों। तो अग्न्याशय दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अग्न्याशय। अर्थात अग्न्याशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसके द्वारा क्षारीय रस स्रावित होता है दोस्तों। कैसा रस दोस्तों, क्षारीय रस स्रावित होता है दोस्तों।
अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। अर्थात निम्न में से सबसे भारी तत्व कौन है दोस्तों पृथ्वी पे। तो ये है दोस्तों यूरेनियम। कौन है दोस्तों, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व यूरेनियम है, जिसका परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 238.03 एवं इसका घनत्व कितना होता है दोस्तों, तो 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ये तो हो गया सबसे भारी धातु दोस्तों। जबकि सबसे हल्का धातु नहीं तत्व दोस्तों हाइड्रोजन होता है। क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन होता है। जबकि पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन होते हैं दोस्तों, ऑस्मियम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ऑस्मियम। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात किया जाएगा तो तत्व हो जाएगा कौन दोस्तों, यूरेनियम। लेकिन सबसे भारी अगर धातु की बात किया जाएगा तो ऑस्मियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है। तना का उदाहरण कौन नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शकरकंद। आलू में तना होता है, गन्ना में भी तना होता है, अदरक का भी होता है, शकरकंद का तना नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। अभावजन्य रोग किसे कहा जाता है दोस्तों, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पोषक तत्वों के कारण होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं, क्योंकि इसमें पोषक की कमी होती है दोस्तों। पोषक तत्वों के कमी होने के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसी को अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषण के अभाव के कारण होता है, इसको अभावजन्य रोग कहेंगे। अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है दोस्तों। संतुलित आहार लेना क्या है दोस्तों, जरूरी है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है दोस्तों, अर्थात मलेरिया किसको प्रवाहित कर देता है दोस्तों, तो प्लीहा को प्रवाहित कर देता है दोस्तों। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। अर्थात कौन से मच्छर को काटने से, मादा मच्छर जिसको एनाफिलीजी मच्छर कहते हैं, इसके काटने से होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है या फिर इसको तीली भी कहते हैं, जिसमें संक्रमण से आकर बढ़ जाता है। ठीक है, संक्रमण इसमें बढ़ जाता है दोस्तों। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है, अर्थात वे कौन सा पदार्थ है दोस्तों जिसका प्रयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है जो पादप के द्वारा नहीं प्राप्त होता, अर्थात पेड़ पौधे के द्वारा नहीं प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संश्लिष्ट तंतु। क्या दोस्तों, संश्लिष्ट तंतु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वस्त्र निर्माण में पिछले 1 सदी में रासायनिक पदार्थों से निर्मित तत्वों का निर्माण भी किया जा रहा, इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सब संश्लिष्ट तंतु के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। इनमें से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है दोस्तों, तो डेमेंशिया जो है वो एक मस्तिष्क रोग है दोस्तों, ये आनुवंशिक रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डेमेंशिया। डेमेंशिया तो हो गया दोस्तों, डेमेंशिया बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है दोस्तों, तो डेमेंशिया नहीं है दोस्तों। ठीक है, डेमेंशिया आनुवंशिक रोग नहीं है। अगले प्रश्नों की ओर। हमारा शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा कौन प्राप्त करता है दोस्तों, तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को क्या करता है दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है। विटामिन है जो क्या करता है, रोगों से रक्षा प्रदान करने में सहायता करता है। जबकि खनिज लवण है जो दोस्तों वो शरीर की क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, प्रोटीन है जो, प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि करता है। प्रोटीन और खनिज लवण जो क्या करता है दोस्तों, शरीर को वृद्धि करता है। वसा वगैरह है जो शरीर में मोटापा बढ़ाता है दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर है। कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से सभी। क्योंकि आर्सेनिक 74 है दोस्तों, ये इससे ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है, ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74 का। जबकि कोबाल्ट 60 जो है दोस्तों इसका कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का कैंसर के उपयोग में, कैंसर के रोग में इसको उपयोग किया जाता है।
आयोडीन 131 जो है ये भी कैंसर के उपचार में, आयोडीन 131 ये भी कैंसर के उपचार में किया जाता है। सोडियम 24 जो है दोस्तों परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है, सोडियम 24। अर्थात कैंसर उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिका, तो कोबाल्ट 60 भी और आयोडीन 131 भी, ये अर्थात ऑप्शन 1 से ज़्यादा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है दोस्तों? अर्थात जब भीड़ होती है तो भीड़ों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा आंसू गैस छोड़ी जाती है, तो उस आंसू गैस में कौन से गैस होता है दोस्तों? तो इसमें होता है अमोनिया। कौन सा होता है दोस्तों? अमोनिया गैस होता है। ठीक है। आंसू गैस के मानव की आंख से संपर्क में आने से जलन होती है और आंसू टपकने लगता है, इसी को कहते हैं आंसू गैस दोस्तों, जो कि इसमें अमोनिया पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यकृत में भंडारित होता है, या अर्थात यकृत में जम जाता है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में कौन रोग नहीं होता है? होता नहीं है, नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे फिर से एक बार ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत की बात करें तो अंडा, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियाँ, दूध, मछली व तेल वगैरह होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है और जीरो पथेलेमिया रोग भी होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। आंवला, नींबू, टमाटर आदि विटामिन सी के स्रोत है। रिकेटेक्स विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इसलिए है क्योंकि विटामिन ए की कमी से है जो दोस्तों रतौंधी होता है, तो रतौंधी भी होता है और जीरोपथेलेमिया भी होता है दोस्तों। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। रिकेट्स किसके कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। और स्कर्वी वगैरह जो है दोस्तों विटामिन सी के कमी के कारण होता है। ठीक है, इसी के कमी के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? H9N2 इन्फ्लुएंजा ये एक वायरस है, इसके कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसके कारण होता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के किसके कारण होता है? एक वायरस होता है H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, इसी के द्वारा होता है बर्ड फ्लू दोस्तों। ठीक है, ये होता है। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अरस्तु है दोस्तों। कौन है? इसका राइट आंसर है अरस्तु। अरस्तु कौन थे? सिकंदर के गुरु थे दोस्तों, सिकंदर के गुरु थे। अब हमारा यहाँ से 140 प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया फुल्ली विस्तार पूर्वक। अब टोटल चूँकि अब अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये बात कहने की नहीं है, आप लोग को पता होगा कि टोटल 150 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और सभी प्रश्न एक एक नंबर का होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से 140 प्रश्न तो हम लोगों ने कर लिया। 140 प्रश्न दोस्तों जीएस का होता है, जबकि ये जो 10 प्रश्न बचा दोस्तों, 140 में 10 जोड़ेंगे तभी तो 150 होगा। तो ये जो 10 प्रश्न बचा दोस्तों, ये 10 प्रश्न में आपका गणित और रीजनिंग वगैरह से भी प्रश्न होते हैं। तो गणित और रीजनिंग वगैरह वाला जो प्रश्न होता है दोस्तों, उसको आपको सॉल्व करके बताना होगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से इसको देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा दोस्तों तो इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हमारा एडुटेरिया का सेकेंड मॉडल टेस्ट सीरीज मॉडल सेट 2 में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।